नमस्कार। आज बात करूंगा आर्टिफिशियल सन के बारे में। अगर ये आर्टिफिशियल सन सक्सेसफुली धरती पे बन गया ना तो ये दुनिया बदल देगी। जिस कंट्री के पास ये सक्सेसफुली आर्टिफिशियल सन होगा ना वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल और रिच कंट्री होगा। लेकिन पहले ये समझो कि आर्टिफिशियल सन की जरूरत पड़ेगी क्यों हमको फ्यूचर में। तो दोस्तों, आज का ये जो मॉडर्न युग है ना, एडवांस जमाना है, ये किसकी वजह से है? एनर्जी की वजह से। अगर एनर्जी नहीं होता ना तो ये मॉडर्न युग लुल्लु होता। तुम अपने आसपास देखो, हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं, यहाँ पे मोबाइल, कैमरा, टीवी, एरोप्लेन, कार, बस, जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या लग रहा है? एनर्जी लग रहा है। खाना बनाने के लिए भी हम गैस का यूज कर रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर का, या नहीं तो इंडक्शन का यूज करते हैं, तो वो भी इसमें भी क्या लगता है? एनर्जी लगता है। तो बिना एनर्जी का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ये जो एनर्जी है ना, 80% एनर्जी हम कहां से लेते हैं? ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का 80% पार्ट हम फॉसिल्स फ्यूल से लेते हैं। फॉसिल्स फ्यूल वो पार्ट है जो जमीन के अंदर से निकलता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, गैस हो गए, ये सब हम जमीन के अंदर से निकालते हैं। तो 80% हम एनर्जी कहां से ले रहे हैं? जमीन के अंदर से। ठीक है। और बाकी का जो 20% है उसमें हम यूज कर रहे हैं सोलर पैनल का यूज कर रहे हैं और बड़े बड़े टरबाइन विंड का यूज कर रहे हैं इस बिजली बनाने के लिए। मतलब वहां से हम एनर्जी लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो फॉसिल्स फ्यूल है ना, इससे जैसे कि डीजल, पेट्रोल, इससे बहुत ज्यादा कार्बन निकलता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है वातावरण में। तो ये हमारे वातावरण के लिए सेफ नहीं है फॉसिल्स फ्यूल। ठीक है। लेकिन ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, जो बाकी का 20% है, सोलर पैनल और टरबाइन विंड से जो एनर्जी निकालते हैं, हम एनर्जी बनाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ये एनर्जी क्या है कि उतना कारगर नहीं है। मतलब उतना हम पूर्ति नहीं कर पाते। इतने बड़े कंट्री में, इतने बड़े वर्ल्ड में जितनी एनर्जी की हमको जरूरत है उतना हम पूर्ति नहीं कर पाते इससे। जैसे कि सोलर पैनल के लिए हमको बहुत ज्यादा एरिया चाहिए, सोलर प्लेट बिछाने के लिए। अगर मौसम खराब हो तो सही से वर्क नहीं करेगा। टरबाइन विंड में भी सेम कंडीशन है, बहुत ज्यादा एरिया चाहिए। लेकिन एक तरीका है जिससे ये सब प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। देखो, यही बात पहुंची साइंटिस्ट के पास ये बात पहुंची कि यार फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि ये जो फॉसिल्स फ्यूल है कभी न कभी तो खत्म होगा ही, क्योंकि धरती से हम निकाल रहे हैं तो कभी न कभी तो इसकी लिमिट है ना, कभी न कभी तो खत्म होगा ही। तो हम अपनी पीढ़ी के लिए क्या करें? तो यही बात पहुंची साइंटिस्ट के पास। तो साइंटिस्ट लोग क्या सोचे, जैसे सन के पास इतनी एनर्जी है ना, तो सन की एनर्जी से हम बिजली बनाएंगे। वो तो सोलर पैनल वाला हो ही गया। लेकिन धरती पे क्या करें दोस्तों? तो साइंटिस्ट लोग क्या क्रेजी है यार, साइंटिस्ट लोग बोले कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल सन ही बना दो। ये जो सन एक ऊपर में है ना, एक हम धरती पे ही सन बना देते हैं, आर्टिफिशियल सन। जैसे सन के अंदर हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, वैसे हम धरती पे कराएंगे। क्या क्रेजी है ये साइंटिस्ट लोग, समझ रहे हो कितने क्रेजी हैं ये लोग कि आर्टिफिशियल सन ही बना दो। मतलब सन के अंदर क्या हो रहा है? सन के बीच में ना हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब समझो पहले कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन पहले समझते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन दोस्तों, फ्यूजन मतलब होता है मिलना, फ्यूजन मतलब मिलना, और न्यूक्लियर मतलब केंद्रक। अब देखो, हर एक वस्तु, दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, जो कुछ भी आपको आसपास दिख रहा है, सब कुछ किससे बना है? एटम से बना है। सब कुछ किससे बना है? एटम से बना है। और एटम के अंदर जब तुम एटम को देखोगे ना तो तुमको दो ऐसे दिखाई देगा। एटम को जब तुम देखोगे तो मान लो कि बीच में तुमको धब्बा धब्बा दिखाई देगा, ऐसे करके बीच में तुमको धब्बा धब्बा दिखाई देगा। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं। बीच में धब्बा धब्बा दिखाई देगा, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और साइड में बिंदु 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 कुछ घूम रहा होगा, ऐसे बिंदु 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 कुछ घूम रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो एटम में मेन दो ही पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होता है। ये जो न्यूक्लियस है, अभी हम ये न्यूक्लियस यहाँ पे बना रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दो चीज होता है। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। देखो, जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसके पास क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो देखो, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में घूम क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अब देखो, ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, इनके बीच में भी फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस के अंदर भी फोर्स लग रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके का फोर्स लग रहा है। पहला जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मतलब एक प्रोटॉन दूसरे न्यूट्रॉन को पकड़ के रख रहा है, और एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को भी, न्यूक्लियस के अंदर मतलब ढेर सारे प्रोटॉन होते हैं, हर एक एलिमेंट में अलग अलग प्रोटॉन होते हैं। तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को पकड़ के रखता है, तो बहुत इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरा जो फोर्स इसी न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है वो कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स, देखो कूलम्ब फोर्स लगता है। अब ध्यान से समझना, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, और ये जो कूलम्ब फोर्स है सन के अंदर, अब ये यहां तक समझ में आ गया कितने फोर्स लग रहे हैं। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये जो प्रोटॉन है, यहां पे आपको प्रोटॉन दिख रहा है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के पास क्या है, निगेटिव। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, ये लुल्ल है, न्यूट्रॉन लुल्ल है। और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव। तो ये तो पता ही है कि अगर निगेटिव पॉजिटिव हो तो अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है तो इसके पास प्रोटॉन है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव निगेटिव हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, खिंचाव होगा। क्योंकि देखो यार पॉजिटिव निगेटिव में जनरली खिंचाव होता ही है, हर एक जगह होता है। नहीं हो रहा है तो तुम अपने आप पे डाउट कर लो थोड़ा सा, लेकिन होता है, पॉजिटिव निगेटिव में खिंचाव होता है। तो इसके पास क्या है, अब इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इसके साथ चिपका रहेगा। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर ना प्रोटॉन भी है, मतलब ढेर सारे प्रोटॉन है, बहुत हर एक एलिमेंट में अलग अलग होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो जो ये जो प्रोटॉन आपस में जुड़ के रहते हैं, किसकी वजह से रहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। क्योंकि ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है ना, वो जय वीरू की तरह इनकी दोस्ती है, इनको कोई बसंती भी इनकी दोस्ती नहीं तोड़ सकता। तो इतना खतरनाक बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। और ये जो कूलम्ब फोर्स है तब काम करता है जब मान लो, जैसे देखो अब हम बात करते हैं सन के अंदर की फ्यूजन की बात करते हैं, सन के अंदर कैसे फ्यूजन हो रहा है इसकी बात करते हैं। यहां तक समझ में आया ना, सन के अंदर हो रहा है फ्यूजन, मतलब मिलाप हो रहा है। तो सन के अंदर है दो हाइड्रोजन, ठीक है, हम हाइड्रोजन ले रहे हैं। अब हाइड्रोजन के पास ना एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन है। हर एक हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं एक प्रोटॉन की। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। अब ध्यान से देखना, सन के अंदर जो हो रहा है, अब इस हाइड्रोजन के पास भी क्या है, एक प्रोटॉन है ना। अगर सन के कोर में क्या हो रहा है कि सन के कोर में बहुत ज्यादा हीट है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। अगर इतना टेम्परेचर होना हाई तो इलेक्ट्रॉन पहले ही भाग जाता है, मतलब बंदी पहले ही भाग जाती है। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव, तो बंदी पहले ही भाग गई, थोड़ा सा भी मुसीबत है, बंदी पहले ही भाग गई। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले ही भाग गया सन के अंदर। बचा क्या हमारे पास, प्रोटॉन बचा और न्यूट्रॉन बचा। प्रोटॉन बचा और क्या बचा, न्यूट्रॉन बचा। अब देखो इसके पास भी क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हम Pn से लिख रहे हैं, ठीक है, Pn, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा। अब देखो सन के कोर में इतना ज्यादा प्रेशर है, टेम्परेचर बहुत हाई है, इलेक्ट्रॉन पहले ही भाग गया। अब इतना ज्यादा प्रेशर है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का दबाव इतना ज्यादा है कि इन दोनों को आपस में जुड़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। इन दोनों को आपस में जुड़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ना तो क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन। और ये दोनों अगर आपस में जुड़ गए, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो जय वीरू की दोस्ती हो गई, तो फ्यूजन होता है। और इससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और इसका नाम अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, हीलियम। नाम अलग होके बन जाता है हीलियम, ठीक है। और जैसे ही हीलियम बनता है ना तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, बुश एनर्जी निकलेगी। अब ध्यान से देखो ये जो फ्यूजन हो रहा है क्यों हो पा रहा है, अब ध्यान से देखो, इसके पास क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर दो पॉजिटिव को तुम साथ में लाओगे ना तो ये रिपेल करता है, भागता है। कभी देख लेना, दो पॉजिटिव को तुम साथ में लाओ तो वो एक साथ रहना नहीं चाहता है, भागता है। लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा बाहर से प्रेशर होता है, इतना ज्यादा दबाव होता है कि उसको मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और हो जाता है फ्यूजन। क्या हो जाता है, फ्यूजन। अब फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है फ्यूजन। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन हो रहा है। अब देखो यही चीज ना, आर्टिफिशियल सन बनाने के लिए हमको यही चीज चाहिए। जो सन के कोर के अंदर हो रहा है ना, वही अब हम धरती पे करेंगे, समझ रहे हो। मतलब जो सन के कोर के अंदर हो रहा है उसी को अब धरती पर करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सन। अब देखो आर्टिफिशियल सन की सबसे पहले अब ये चीज धरती पे करना है तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, हम चैलेंजेस की बात करते हैं। ये जो सन के अंदर हो रहा है अगर इसको धरती पे करना है तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमको टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ेगा, ठीक। टेम्परेचर रखना पड़ेगा ओवर मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब मिलियन 10 लाख से ऊपर ही टेम्परेचर चाहिए डिग्री सेल्सियस में, बहुत टेम्परेचर हाई चाहिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। क्योंकि देखो यार प्रेशर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्यूजन करवाना है, दो एटम को जुड़वाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो सन के अंदर तो ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऊपर से इतना प्रेशर है, दबा के रखता है, लेकिन हमको धरती पे बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए। अब देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, प्रेशर चाहिए, और देखो इसको करने के लिए ना इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, अगर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होगा
तो भाई धरती पे तुम टोपिया में रखोगे क्या? इस इतना ज़्यादा अगर हाइड्रोजन को तुम इतना ज़्यादा हीट कर दोगे मिलियन डिग्री सेल्सियस में, तो टोपिया में रखोगे क्या? टोपिया में रखोगे, टोपिया जल जाएगा। तो कहाँ पे रखोगे इसको? कहाँ पे रखोगे? तो उसको रखने के लिए कोई ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं है धरती पे जो इस इतने हीट टेम्परेचर को कहीं कोई मटेरियल रख ले। तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब इसका भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि ये किसी भी चीज़ से टच ना हो, धरती से भी किसी भी चीज़ से टच ही ना हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो देखो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है एक मशीन, एक डिवाइस जिसको हम क्या कहते हैं? टोकामैक। क्या कहते हैं? टोकामैक। 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 देखो टोकामैक एक डिवाइस है इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ये जो प्रॉब्लम है ना, मतलब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, हमको टेम्परेचर चाहिए बहुत हाई, प्रेशर चाहिए, और ये जो इतना हाई टेम्परेचर होगा तो इसको रखेंगे कहाँ, कैसे रखें? इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए हमको? टोकामैक। तो अब बात करते हैं हम टोकामैक की। टोकामैक एक डिवाइस है, टोकामैक एक डिवाइस है जिसके अंदर फ्यूजन होता है। समझ लो कि एक कंटेनर है, बर्तन है, जिसके अंदर हम ये फ्यूजन करवाएंगे। जो सन के अंदर कोर हो रहा है ना, मतलब जो सन के कोर के अंदर हो रहा है, वही अब हमको इस कंटेनर के अंदर हम ये कंट्रोल्ड फ्यूजन करवाएंगे। तो ये जो टोकामैक है इसका शेप कैसा है? टोरॉइडल शेप है। जैसे डोनट खाए तुम, डोनट जैसे डोनट के शेप का होता है ये टोकामैक। अब देखो इसके अंदर हो क्या रहा है। टोकामैक में हम क्या करेंगे, ये मान लो ऐसा कुछ टोकामैक है, हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं, इमेज आपको दिख रहा होगा ऊपर। तो देखो ये मान लो टोकामैक है। अब टोकामैक में हमको क्या करना है, ध्यान से देखना, कि हम इसके अंदर हाइड्रोजन को डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। पहले हम क्या करेंगे कि वैक्यूम पंप लगाते हैं टोकामैक के अंदर। ये पूरा पैक्ड डिवाइस है, मतलब पूरा पैक्ड है अंदर से। तो पहले हम वैक्यूम पंप से इसके अंदर जितनी भी हवा है ना सबको निकाल लेंगे। ठीक है, वैक्यूम पंप से इसके अंदर जितनी भी हवा है सबको निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या डालेंगे? हाइड्रोजन डालेंगे। ठीक है, फ्यूल की तरफ। अब देखो फ्यूजन करने के लिए हमको क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। फ्यूजन करने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हर एक जगह अवेलेबल है। इतना ज़्यादा समुद्र का पानी, कभी खत्म होने वाला है ये फ्यूल? कभी नहीं खत्म होगा। लेकिन हाइड्रोजन में भी 3 तरीके का हाइड्रोजन होता है, समझो। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखो ये जो प्रोटियम है ना, सबके पास प्रोटॉन की संख्या एक ही होती है। ठीक है, सबके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है, लेकिन अंतर हो जाता है न्यूट्रॉन का। इसके पास, प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटियम है लुल, इसके पास 1 न्यूट्रॉन है, और इसके पास 2 है। इसके पास ट्रिटियम के पास 2 है, और ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है भाई। ट्रिटियम क्या है? रेडियो एक्टिव मटेरियल है, मतलब ये डिके हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, बहुत लाइफ टाइम इसकी कम होती है, शायद 12 साल होती है। तो ये रेडियो एक्टिव है। अब देखो अगर हमको न्यूक्लियर फ्यूजन धरती पे करवाना हो ना, तो हम 2 एलिमेंट से करेंगे, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम से। ये जो ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम, इन दोनों को मिला के हम करवाएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि ये मतलब अच्छा है, ये इसमें जल्दी हो जाएगा, पॉसिबल है धरती पे। तो ड्यूट्रियम और ट्रिटियम से हम करवाएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो इसके अंदर तो हम पहले वैक्यूम पंप से हवा निकाल दिए, अब इसको डालेंगे, इस फ्यूल को डालेंगे इस कंटेनर के अंदर, डाल देंगे इस फ्यूल को, हाइड्रोजन फ्यूल को डालेंगे। अब क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ले जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इसलिए ले जाएंगे ताकि जो इलेक्ट्रॉन बताया था ना कि एटम है, तो एटम के पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, मतलब बंदी पहले ही भागा दे। तो बंदी भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक हीट देना पड़ेगा उसको, मतलब इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो बंदी भाग जाती है। तो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल है, हाइड्रोजन गैस है, अब क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि बंदी हमने पहले ही भगा दिया हीट देके इलेक्ट्रॉन से। अब जैसे ये इसके अंदर आयोनाइज होगा ना, तो इसके पास क्या बचेगा? खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचेगा। अब हमको क्या चाहिए? टेम्परेचर और हीट दो, इसको बहुत ज़्यादा हीट दो। तो अगर हम मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हीट देते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो ये क्या बन जाता है? प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा बताया था कि किसी भी मैटर का चौथा स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो ये प्लाज्मा बन जाता है, गैस की तरह दिखता है लेकिन होता है प्लाज्मा, बहुत ज़्यादा हीट होता है। अगर इतना ज़्यादा हीट हो, अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो ये तो किसी भी चीज़ में सटे तो तुरंत धुआं कर देगा, कहीं भी सट जाए तो धुआं कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक डिवाइस बनाए हैं टोकामैक, उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना दिए। जैसे कि ये डिवाइस है, दिख रहा होगा आपको, इमेज में देखो, इमेज में दिख रहा होगा। अब ये डिवाइस है, अब देखो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब चारों तरफ से हम चुंबकीय शक्ति लगा देते हैं इस डिवाइस के अंदर, सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए। अब जैसे इतना हीट होगा ना, तो ये इधर से खींच के रखेगा, इधर से चारों तरफ से खींच के रखेगा। तो ये जो प्लाज्मा बना, ये इस बीच में ही ऐसे रहेगा, बीच में ही ऐसे घूमेगा। ठीक है, प्लाज्मा बीच में ही ऐसे घूमेगा, किसी भी दीवार में, किसी भी वॉल पे टच नहीं होगा। ठीक है, किसी भी वॉल पे ये प्लाज्मा टच ही नहीं होगा। प्रॉब्लम ही सॉल्व।
प्रॉब्लम ही सॉल्व। ठीक है, अब जब टच नहीं होगा तो हमको फ्यूजन करवाने में आसानी होगी। अब इतना ज़्यादा हीट कर दिया, अब क्या होना है, फ्यूजन होना है, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। अभी रिसेंट में जो चाइना का आया था कि 101 सेकेंड तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर हाई हुआ है बेटा, फ्यूजन नहीं हुआ है। देखो गलती क्या हुई है चाइना के पास। अभी देखो इसको भी करने में अभी 40 से 50 साल और लगेंगे भाई, क्योंकि देखो ये तो कर दिए, अब इतना किसी भी चीज़ को हीट करोगे ना तो एटम भाग जाता है यार। मतलब हीट किए तुमको, जैसे देखो नॉर्मल तुम पानी गर्म करते हो, भाप बन जाता है, भाप बन के पूरा उड़ जाता है। तो ये तो इतना हीट कर दिए तो भागेगा ना। तो एक एटम दूसरा, ये जो एटम है एटम भाग जाएगा, तो इसको पकड़ के तुम हाथ से पकड़ के चिपकाओगे, इसको पॉसिबल नहीं है। तो कैसे चिपकाओगे, तुमको प्रेशर देना पड़ेगा, तुमको प्रेशर। सूर्य के पास तो ऑलरेडी प्रेशर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ज़्यादा, तो सूर्य के पास तो है, उसमें बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन धरती पे करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। अब जैसे ही धरती पे अगर ये प्रेशर हम मेंटेन कर लेंगे, फ्यूजन होगा, हीलियम बनेगा, एनर्जी निकलेगी। अब इस एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, टरबाइन बनाने में, बहुत सारे चीज़ में हम यूज कर सकते हैं इस एनर्जी का। समझ में आया कैसे हुआ। अभी जो रिसेंट न्यूज में आया था कि चाइना ने इतना 120 डिग्री 101 सेकेंड तक टेम्परेचर अचीव कर लिया है। तो देखो ये जो अचीव किया है, इसका नाम क्या है, उस डिवाइस का जिस डिवाइस से चाइना किया था, है तो टोकामक ही डिवाइस। ठीक है, ये जो टोकामक अभी दिखाया था टोकामक ही डिवाइस है, उसका नाम चाइना है। चाइना वाला है तो अलग नाम रखेगा, ईस्ट, मतलब कि इसका नाम कुछ चाइना वाला अलग रखा है। देखो ई से एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। अब देखो सुपर कंडक्टिंग इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हम यूज कर रहे हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टिंग, मतलब कि जो सोलेनॉइड जानते हो, सोलेनॉइड, तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का यूज कर रहे हैं इसमें। समझ में आया। इसमें देखो मैं हर एक चीज में ना ये जो टोकामेक है इसमें 3 तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक साइड में होगा, एक ऊपर से होगा। तो इसमें 2 तरीके का है, सेंटर वाला और साइड वाला। मतलब कि सेंटर वाला साइड वाला मैग्नेटिक फील्ड इसमें, मतलब साइड वाला, और ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड इसमें है, ईस्ट में, इसलिए ईस्ट बोलते हैं। अब देखो इस चाइना ने अभी रिसेंट 2021 में मई में इसने 101 सेकेंड तक जो टेम्परेचर है, मतलब एच मोड में टेम्परेचर जो इसने 101 सेकेंड तक मेंटेन किया है, 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री मिलियन सेल्सियस की बात करें तो 120 डिग्री मिलियन सेल्सियस अचीव किया है चाइना। देखो इससे पहले ये रिकॉर्ड था साउथ कोरिया के पास, था ये रिकॉर्ड। साउथ कोरिया ने कितना किया था, साउथ कोरिया ने किया था 20 सेकेंड तक किया था इससे पहले साउथ कोरिया। लेकिन ये 101 सेकेंड तक, मतलब 101 सेकेंड तक किया टेम्परेचर 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो देखो यार अभी कुछ हुआ नहीं है भाई। अभी बताया ना, अभी बस टेम्परेचर हाई हुआ है। फ्यूजन तो अभी कैसे करवाओगे, अभी तो प्लाज्मा का इतना टेम्परेचर हाई हुआ है, अभी तो पकड़ के फ्यूज करवाना है, फिर से एनर्जी निकलेगी, बहुत दूर है, अभी 40-50 साल दूर है। लेकिन चाइना का जो ईस्ट डिवाइस है ना, ईस्ट जो है टोकामक रिएक्टर जिसके अंदर हम फ्यूजन करवा रहे थे, इससे भी 4-5-6 गुना बड़ा बन रहा है एक डिवाइस जिसका क्या नाम है, ईटर। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे भी 4-5-6 गुना बड़ा हम डिवाइस बना रहे हैं ईटर में। इसके अंदर 7 कंट्री है, आपको लिस्ट दिख रहा होगा 7 कंट्री में, जिसमें इंडिया भी है, इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना भी है, साउथ कोरिया है, जापान है, यूएस है। तो 7 मेन कंट्री लिस्ट दिख रहा होगा। तो ईटर के अंदर है। अब देखो ईटर का जो लैटिन मतलब है ना, इसका मतलब है द वे, द पाथ, मतलब एक रास्ता है ईटर। अब ईटर का जो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल, अगर फुल फॉर्म की बात करें ईटर का तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। अब ये जो डिवाइस है ना, ये 7 से 8 गुना चाइना वाले हर जितने भी टोकामक अभी शायद 10-12 होंगे टोकामक, तो इससे भी बड़ा डिवाइस है, 7 से 8 गुना डिवाइस है, बड़ा है। अब ये देखो इसका जो काम है ना, ये जो प्रोजेक्ट है 1980 से ही चालू हो गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन इसका जो कंप्लीट होगा ना 2025 में ना, ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ईटर 2025 में। ये इसका जो सेंटर है कहाँ पे, फ्रांस में, ये फ्रांस में बन रहा है। तो फ्रांस में ये एक जगह है, फ्रांस में एक जगह में ये ईटर बन रहा है। ठीक है, तो 2025 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 में इसमें पहला प्लाज्मा, इससे पहला प्लाज्मा बनाया जाएगा 2025 में। और 2035 में इसमें डीटी रिएक्शन स्टार्ट होगा, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का रिएक्शन स्टार्ट होगा 2035 में। तो अभी भी भाई बिजली बनाने में बहुत दूर है, वर्षों लगेंगे, अभी भी 40-50 साल तो लगेगा ही बिजली बनाने में, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में, क्योंकि इससे जो हीलियम बनेगा, एनर्जी आएगी, तो हम टरबाइन नचाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी। तो बहुत दूर है अभी, ये 2035 में। अब समझो ये जो डीटी रिएक्शन है ना, अब देखो डीटी मतलब क्या हुआ,
डी से ड्यूटेरियम, बताया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ये जो ड्यूटेरियम है ना वो इजीली अवेलेबल है, हर एक जगह मिल जाता है, समुद्र के पानी में आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ट्रिटियम है, इसको हम धरती के अंदर से लाते हैं या लिथियम से बनाते हैं। तो और ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस इसमें ट्रिटियम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये डीटी रिएक्शन 2035 में स्टार्ट होगा। समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आर्टिफिशियल सन क्या है, कैसे वर्क करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।